चलो, तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, ट्राई कर लो सब लोग फटाफट करके। तो आए नहीं होगे, क्या आया? नहीं किया ना, मतलब अभी ट्राई करो जल्दी से। तो इस सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको बताना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑनलाइन किसी का आया? क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ करेंगे क्या? इसे कंप्रेस कर नहीं सकते हम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? 3D है, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते। तो बचा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अब हम क्या करें? हमें पता नहीं है, क्योंकि एक सिलेंडर है और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, इसके बाद हमें पता ही नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो फिर क्या कर सकते हैं? एक एलिमेंट चूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस आगे जाकर और एक dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करता हूं। बताओ अगर ये एलिमेंट आप चूज करोगे तो इसका शेप क्या रहेगा? समझ आता है? 3D के हिसाब से सोचिए, आपको क्या मिली होगी? एक डिस्क। यहां से अगर आप देखते हो तो आपको एक डिस्क दिखेगी ऐसे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको इस एक्सिस के अबाउट। क्या ये पूरी की पूरी डिस्क का हर पॉइंट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है? नहीं। ये डिस्क कैसे है? एक्सिस ऐसे है, आप देख सकते हो हर पॉइंट अलग अलग दूरी पे आएगा। तो हमें लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं एक ऐसी एक्सिस इमेजिन करूं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो और इससे पैरेलल हो। तो वो एक्सिस कुछ ऐसी आ जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसी कुछ जो डायमीटर के अबाउट होगी। इसे मैं कह सकता हूँ ICOM। तो ये एक्सिस इस डिस्क के लिए कुछ ऐसी दिखेगी, है या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो डेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं। सिलेंडर की जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो डेंसिटी आप कह सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल। समझ आया? इस एलिमेंट का मास लिखता हूं मैं डीएम। ये हो जाएगा क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, यानी एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या लिखा जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या है? dx। अब इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये आ जाएगा dm r² by 2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आता है m r² by 4, तो ये हो जाएगा dm r²by 4। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वाली एक्सिस के अबाउट जो होगा, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ DICOM प्लस DM इंटू x²? लिख सकता हूँ क्या नहीं? यहाँ से आपको मिलेगा DI, ये होना चाहिए DICOM यानी कि dm r²by 4 प्लस DM x²। तो टोटल आई के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ DI, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DM की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू DX इंटू r²by 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाय कुछ नहीं इंटू DX। समझ आया? सिर्फ DM की वैल्यू पुट। लिमिट क्या लगाई जाएगी? -L/2 से लेके +L/2। समझ आ रहा है? ऐसा करोगे तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन बाहर आ गया। समझ आ रहा है? अंदर क्या बचेगा हमारे पास? r² तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x।
आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन आया है एक्स, लिमिट है -L/2 से लेके L/2 प्लस रो पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, x³/3 -L/2 से लेके L/2। कोई दिक्कत? डीएम वगैरह की वैल्यू पुट करेंगे हम, आई की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ से वो मिल जाएगी mr²/4 प्लस ml²/12। तो ये रिजल्ट से मुझे समझ आया कि हमें क्या याद रखना होगा। बात यह है कि छोटी छोटी डिस्क से मिलकर ये पूरा एक सिलेंडर बना है। तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट क्या आता था, mr²/4, और रॉड के सेंटर के अबाउट क्या आता था, ml²/12। तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क और रॉड कहा जा सकता है। तो अगर मैं एज के अबाउट पूछता, इसी सिलेंडर की एक्सिस को मैं शिफ्ट करके एज से पास होती हुई बना दूं, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। तो डिस्क की वजह से तो mr²/4 और रॉड की वजह से ml²/3। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देख लो, इधर आगे बैठ जाओ, निकलने दो उसको बाद। या उधर बैठो इस आदमी के पीछे, हाँ इसमें कोने में चले जाओ। अभी ठीक है? हाँ, इसलिए तो मैंने सबसे ऐसी जगह दी है जहाँ हवा नहीं आएगी। गर्मी से हेडेक को तो बताना, फिर और कहीं बैठ जाओगे। जल्दी से कॉपी करना। या मैं लिख भी देता हूँ कि इट एक्ट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क एंड रॉड। लिख लिया सबने? तो ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, ठीक है? जैसे एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया जाए, इसका मास m, रेडियस r, लेंथ l हो, और h के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तो बताओ क्या आएगा? हम्म, क्या आ जाएगा? डिस्क की वजह से डायमीटर के अबाउट प्लस h के अबाउट। इसी तरह से हॉलो सिलेंडर अगर हो और उसकी h के अबाउट पूछा जाए तो
बिल्कुल सही। रिंग के डायमीटर, ये रिंग से मिलके बना है, तो रिंग के डायमीटर के अबाउट mr²/2 प्लस रॉड की वजह से कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना। हो गया। चलो अगली हेडिंग है कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम क्या हमने पहले कभी देखी है? सेंटर ऑफ मास में मैंने कहा भी था, मैं दोबारा पूरे स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, आपको समझ आना चाहिए कैविटी प्रॉब्लम में क्या किया जाता होगा। कैविटी को एक बार भरते हैं प्लस से और एक बार माइनस से। पूरी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लिखते थे, फिर कैविटी का सेंटर ऑफ मास लिखते थे और फिर m1 x1 फॉर्मूला लगा देते थे। यहाँ पे क्या होगा, पूरी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। एक एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। एग्जांपल है, एक बार देख लो क्योंकि बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। इस तरह से हमारे पास एक डिस्क है जिसमें यहाँ पे कैविटी बना दी गई है और इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, है ना। ये एक डिस्क थी जिसके लिए आपको सिग्मा बताया गया था, साथ ही साथ रेडियस आर बताई गई थी। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो एक बार तो मैं पूरी डिस्क को भर दूंगा प्लस सिग्मा से और एक बार भर दूंगा मैं माइनस सिग्मा से। जैसे ही मैंने प्लस सिग्मा से भरा, अब मुझे एक पूरी एक डिस्क मिल जाएगी जिसके लिए एक्सिस कहाँ पे होगी, सेंटर पे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कुछ I1। क्या आप m1 की वैल्यू लिख सकते हो? m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? I1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई समस्या? जब आप माइनस सिग्मा से भरोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक कैविटी मिलेगी जिसके लिए एक्सिस कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी कि इसके सरकमफ्रेंस पे होगी। उसके अबाउट आपको चाहिए I2। क्या आप इसका मास लिख सकते हो? हाँ, हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई r/2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस r/2 है कि नहीं है कैविटी की? अरे समझ आ रहा है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जरूर पता है, तो इसके अबाउट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं I2 कह सकता हूँ ICOM प्लस M2 इंटू r/2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, I अबाउट सेंटर ऑफ मास M2 r/2 का स्क्वायर बाई 2, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस M2 d स्क्वायर। मास को नेगेटिव साइन के साथ ही रखना है जो कि आएगी। आई नेट सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो आई नेट को आप कह सकते हो I1 प्लस I2। कोई दुख? देख लो फटाफट। खुद से लिखने का ट्राई किया करो जब आप करते हो, पूरा मत छापा करो एज इट इज।
हो गया। चलो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। एक सॉलिड कौन है जिसकी डेंसिटी है हाँ जिसको भी ठंड लग रही है इधर आ जाओ। थ्री बाई टेन एम स्क्वायर तो पूरे कौन का होता है? अच्छा पूरे का बता रहे हो। एम क्या है? चलो ये समझ आ रहा है। वैसे प्लस रो से बनेंगे तो पूरा कौन बन जाएगा, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, मास। क्या हो जाएगा मास इसका? डेंसिटी इंटू कोन की वॉल्यूम। कोई दिक्कत? I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जो कोन बनेगा नेगेटिव मास का, उसकी हाइट कितनी होगी और रेडियस कितनी होगी? r/2 होगी कि नहीं होगी? टेन थीटा से देख सकते हो कि नहीं? तो हाइट अगर आधी हुई तो रेडियस भी आधी होनी पड़ेगी। m2 को क्या लिखोगे? माइनस रो
1/3 पाई r/2 का स्क्वायर इंटू h/2, ये हुआ मास। अरे समझ आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/10 m2 r/2 का स्क्वायर। और अब आई नेट को सिंपली क्या लिख दोगे, I1 + I2। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तरीका समझ आ रहा है कि नहीं? लिख लो फटाफट। अगला ट्राई करो, स्क्वायर प्लेट है। बेटा बैठ के क्या कर रहे हो, टाइम पास? तो लिखो ना यार, इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है क्या? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। क्या था फॉर्मूला? 6 6 क्यों, मतलब देख लो पहले जाके। परपेंडिकुलर एक्सिस थे। सिंपल है, m2 क्या लिख देंगे भाई, दूसरे का मास माइनस सिग्मा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी m2 L/4 का स्क्वायर बाय 6 प्लस m2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, अरे ये बचा L/4
ये y में l/4, तो क्या ये डिस्टेंस l/4√2 होगी, तो प्लस m l/4√2 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, फिर आई नेट तो आपको पता ही है। तो क्या कैविटी प्रॉब्लम में कुछ खास बात है? नहीं, बस हमें कैविटी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ जाती है, पूरी ऑब्जेक्ट वाले रिजल्ट याद रखते हैं। तो यहाँ खत्म हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियरली आता हो, नहीं आएगा तो आगे चैप्टर में दिक्कत होगी काफी। तो अब मास किस चीज से रिप्लेस होगा? एनएलएम और रोटेशन को रिलेट कर रहा हूं मैं। मास किससे रिप्लेस हो रहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो अब तक आप मास क्या होता है ये सीख पाए। अब हम देखेंगे कि फोर्स किससे रिलेट होगा, वो होता है टॉर्क से। तो जब आप मास और टॉर्क दोनों चीजें सीख जाओगे तब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इनकी एप्लीकेशन से क्या क्या होता है वो सीखेंगे। समझ रहे हो? तो एकदम बेसिक्स चल रहा है अभी। अगली चीज है टॉर्क। टॉर्क किसे कहा जाता है? तो डेफिनेशन होती है, टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क। तो जैसे रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत है, वैसे ही रुकी हुई ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत है। सिमिलरली घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज तो द मोमेंट ऑफ, लिखते चलो, थ्योरी है शुरुआत में। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसका जो सिंबल होता है वो होता है टाउ। टाउ इस तरह से बनाया जाता है। मैं कैसा बनाऊंगा उस पर ध्यान मत देना, मैं ओरिजिनल सिंबल बता रहा हूँ, ये है, ठीक है ना? ये एक बार तो बना ही देता हूँ मैं भी। उल्टा जे कह सकते हैं बिल्कुल। समझ आया? है क्या ये? तो उसमें लिख लो दी रोटेशनल इफेक्ट, दी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स on an object is called torque। यानी फोर्स का अगर ऐसा कोई इफेक्ट हो जो कि ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की कोशिश करे तो उसे हम क्या कह देते हैं? टॉर्क कह देते हैं। तो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे वो मैकेनिक्स के लॉ थे, हमने सिर्फ ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। यहाँ पे हम मैकेनिक्स में रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आप लिख सकते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ। रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया जाता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and an object that is rotating will stay in rotational motion until and unless external force acts on it। तो लिख लो यहाँ पे an object maintains its rotational state of rest or motion of rest or rotational motion until an external torque acts on it। जैसे वहां हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, सिमिलरली यहाँ भी आ जाता है फर्स्ट लॉ। बस ये किससे रिलेटेड है? रोटेशन से। क्लियर है? यहीं से डेफिनेशन भी आती है टॉर्क की, जो कि आ जाती है न्यूटन के सेकंड लॉ से।
क्या था सेकंड लॉ, पहले वहां बताओ। ट्रांसलेशन में क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ? फॉर्मूला नहीं पूछा है, लॉ पूछा है। Rate of change of linear momentum of an object is equal to the net external force acting on it. यहां बोल दिया जाता है the rate of change of angular momentum। आगे चल के हम इस हेडिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ नाम लिखाऊंगा। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर से डिनोट किया जाता है इसे। क्या होता होगा ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हैं? जैसे टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम is equal to the net external torque acting on it। यानी कि आप लिख सकते हो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर। आगे इसी का यूज होगा, इक्वेशन वगैरह निकालेंगे पर वो आगे चल के, अभी बस इतना ही काफी है। टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? या रुक जाओ, अभी देख लेंगे वो तो आगे। तो ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ क्लियर हुआ आपको न्यूटन का? अब देख लेते हैं टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है। लिख लो, कैलकुलेटिंग टॉर्क। किसी का भी मोमेंट निकालने की बात आए, उसका मतलब होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, है ना, और वो इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब क्या होता है? कील लगी हुई, वहां पे रुकी हुई। अब खास बात यह है कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए एक्सिस कौन सी है ये पता होना जरूरी है, और एक्सिस बदलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है। सिमिलरली एक्सिस बदलने पर फोर्स का टॉर्क भी बदलता जाता है। तो टॉर्क निकालने के लिए भी पहले एक्सिस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे कह दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आया? या हम इसे कह रहे हैं हिंज। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट पे मैं कोई फोर्स लगाता हूं इस पॉइंट पर F। समझ आया? तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो क्या हुआ? ऐसी कुछ आएगी। इसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है फोर्स, तो इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बहुत ज्यादा मैटर करती है टाइप ऑफ मोशन डिसाइड करने में। अब जिस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा था, अगर मैं हिंज के रिस्पेक्ट में उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर बना देता हूं आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। समझ आया? तो आर वेक्टर आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है इसका? ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक पानी की बोतल है, भाई तुम्हारे पास है, उठा के टेबल पे रखो उसे, काफी कम पानी है, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। किसी के पास आधी भरी बोतल हो तो अच्छे से समझ आएगा थोड़ा। हाँ, रखो उसको, हाँ टेबल पे। अब मान लो कि ये इस बॉटल को के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब अपनी उंगली से नीचे की तरफ उसे टच करके राइट में स्लाइड करो। हाँ स्लाइड करो, तो बॉटल क्या हो रही है? स्लाइड।
फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन है मेरी तरफ। अब इसी उंगली ऊपर करके इसके ढक्कन पे सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाओ, मेरी तरफ गिर जाएगी। आपको बात समझ आ रही है? बेसिकली हमारे पास अगर एक बॉटल है जो आधी भरी हुई है, मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो हमेशा स्लाइड ही करती है या उसकी स्लाइड होने की ही संभावना होती है। और इस फोर्स को सिर्फ मैं शिफ्ट करके यहाँ लगा दूं तो इसके लुढ़कने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या बदला? क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड बदला? नहीं। क्या डायरेक्शन बदली? क्या बदला? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी डिसाइड करता है कि मोशन ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा या कंबाइंड होगा। हो सकता है चले भी और लुढ़के भी। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं बताना चाहता हूं कि टॉर्क बताने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बात समझ आएगी नहीं? तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है उस पर चल लेते हैं। टॉर्क को बोला गया इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। समझ आया? या इसे मैं कह सकता हूं आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप याद आ रहा है? काफी कम लोगों को याद होगा। क्या था एन कैप? क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो मुझे मिलता क्या है? किस, हाँ बिल्कुल सही, किस चीज की? नहीं, वो तो इससे मिलेगी। ए क्रॉस बी जनरल जो करते थे, ए क्रॉस बी करने से आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता था जो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है और उनको कंटेन करने वाले पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। बेसिकली ए क्रॉस बी से एरिया वेक्टर निकलता था, पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का। तो हमने कहा था एरिया वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। कुछ याद आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है तो अभी ये याद कर लो। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो वेक्टर मिलता है वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होता है और उनके पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। समझ आया? यानी कि टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों से क्या होने वाली है? परपेंडिकुलर। बात समझ आई? तो यहाँ पे यही चीज लिख लेंगे, इट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to plane containing r vector and f vector। अब शायद आप यूनिट देख के बता सकते हो क्या होगी यूनिट? r इंटू एफ, न्यूटन मीटर, फोर्स न्यूटन मीटर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। एरो बनाए ऊपर वेक्टर ही होता है। लिख लो फटाफट। किस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है? बस फोर्स का डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। यार एक वहां चले जाओगे फैकल्टी रूम में, उसमें कोई पूछते ही ना, राइट साइड में सेकंड बेंच पे एक चार्जर लगा होगा दीवार में, जल्दी जाना। हाँ, फैकल्टी रूम में किसी को भी बोल देना मेरा चार्जर चाहिए, ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म में अगर मैं आर दे दूं और एफ दे दूं तो शायद क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लोगे ना। वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर भूल गए हो कैसे निकालते हो।
चलो लिख लिया ये सबने? डर गया मैं यार। तो ये तो हो गया कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है आर और एफ, तो डायरेक्टली आप क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो। अगर आपको एंगल पता है तो मॉड एफ मॉड आर साइन थीटा से निकाल सकते हो, और डायरेक्शन के लिए ये। और हम लोग अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है, तो आप उसके लिए ये यूज करोगे। यहाँ नोट करके लिख लो, वो नहीं की कॉपी। हो गया होगा, लिख लो यहाँ पर। हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड आप क्या कर सकते हो, टॉर्क को लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फ्रॉम लाइन ऑफ, बैठे क्यों, लिख लो ना बेटा, फिर मैं करके दिखाऊंगा तब ध्यान से देखना। फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, समझ आया? और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बताओ, मैंने बता चुका हूँ, राइट हैंड पाम रूल। तो इन दो चीजों से हर क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। शुरू करें एक एग्जांपल से। मैं एक करके दिखाऊंगा, फिर आपको ही करना है, इसलिए ध्यान से देख लेना। मान लो कि इस तरह से हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड को हमने किया है हिंज इस एंड के अबाउट। एसी प्लेन में घूम सकती है, और यहाँ पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस तरह से कुछ, F1, और कह देता हूँ ये है 10 न्यूटन का फोर्स। और ये जो डिस्टेंस है ये कह देते हैं 4 मीटर है। ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है और आता है, पर कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इसका मुझे टॉर्क बताना था। टॉर्क बताने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे से फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले आपको देखना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत इजी लगता है। आगे चल के चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी, तो यही एक चीज है जो हेल्पफुल होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। जब आप इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हो, तो अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियरली दिख रही होती है, जो कि कितनी है, 4 मीटर। मैं कहूंगा फोर्स हो गया 10, डिस्टेंस है 4, यानी टॉर्क है 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या कहा जाएगा, तो वो होता है आर क्रॉस एफ। राइट हैंड पाम रूल आपको याद है, राइट हैंड को बंद करना होता है, आर वेक्टर की तरफ थंब अलाइन करना होता है, और एफ वेक्टर की तरफ फिंगर टिप्स पॉइंट करनी चाहिए। समझ आया? तो सबसे पहले तो आर वेक्टर बनाना पड़ेगा। आर वेक्टर के लिए हमेशा टेल तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बनाओ, और हेड बनाओ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम आर वेक्टर हमेशा जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए टेल ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हेड ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
समझ आया? और साथ में ये भी याद रखना है कि जो आपका आर वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। याद रह पाएगा? अब अगर मुझे करके दिखाओ आप राइट हैंड रूल से, क्या आ रही है डायरेक्शन इनटू द प्लेन? राइट हैंड को बंद करना है, कर लो सब लोग बेटा राइट। अब आर वेक्टर की तरफ थंब, आर वेक्टर किस तरफ है तो थंब कर लो राइट साइड। एफ वेक्टर किधर है तो आपकी फिंगर टिप्स पॉइंट करनी चाहिए कहां? नीचे। तो पाम किधर आया? आउट ऑफ द स्क्रीन, नहीं इनटू द स्क्रीन। आर क्रॉस एफ इनटू द स्क्रीन। समझ आ रहा है कि नहीं? करके देख लो, स्क्रीन के अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं? आपकी लैपटॉप की स्क्रीन सामने होगी तो आर क्रॉस एफ कहाँ आया? इनटू द स्क्रीन। हाँ सर। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट किस कैसे घूमेगी? तो ऑब्जेक्ट इनटू द स्क्रीन चली जाएगी। तो टॉर्क अंदर होने का मतलब क्या हुआ? इनटू द स्क्रीन होने का मतलब क्या हुआ? कई लोग सोचते हैं टॉर्क इनटू द प्लेन है मतलब क्या, अब ऑब्जेक्ट इनटू द प्लेन घुसेगी। आप अपना राइट हैंड का थंब टॉर्क की डायरेक्शन में रखो, जैसे हाथ घूमता है ऑब्जेक्ट वैसे घूमेगी। समझ आ रहा है? थंब को इनटू द प्लेन रखो, ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। दिख रहा है कि नहीं? और लॉजिकल भी समझ पा रहे हो, ऐसे खींचोगे तो क्लॉकवाइज ही तो घूमेगी। तो याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, पुट थंब along direction of torque to get sense of rotation। सेंस का मतलब क्या हो जाता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये होता है पूरे टॉर्क के क्वेश्चन का मतलब, जिसमें आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, आप डायरेक्शन निकालते हो और ये बता पाते हो कि ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगी। क्लियर है? ठीक से। R vector is perpendicular to line of action of force। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन करो। एक चीज और बता देता हूँ पहले जरा। अच्छा, दो दो टॉर्क अगर आए, दोनों टॉर्क अगर अंदर आए तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट? नेट टॉर्क निकालने के लिए अगर दो टॉर्क हैं, दोनों अंदर हैं, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड ही होंगे ना। एक अंदर है और एक बाहर है तो? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 100 इनटू द प्लेन, क्या ये इक्वल होता है -100 आउट ऑफ द प्लेन के? ये भी याद रखना। जब आप कैलकुलेशन करोगे
तो ये क्लियर होना चाहिए कि इनटू द प्लेन का नेगेटिव होता है आउट ऑफ द प्लेन। फर्स्ट है, क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यार सॉल्व करा होगा। आप तो इंडिविजुअली लिखो, हर एक फोर्स का टॉर्क लिखो, फिर सबको देखना ऐड करना है सबका। आर वेक्टर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, समझ आ रहा ना? टेल किसके ऊपर? एक्सेस, और हेड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। तो आर वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक बेटा, आपने ट्राई कर लिया? सर 120। 120। चलो मैं एक एक का लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। F1 का टॉर्क, फोर्स, पहले तो आर वेक्टर सबके लिए आर वेक्टर कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? और डिस्टेंस बदलती रहेगी, डायरेक्शन तो राइट ही रहने वाली है।
तो टॉर्क ऑफ F1 हो जाएगा फोर्स 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यानी कि 20। डायरेक्शन की बात आई R क्रॉस F इनटू द प्लेन। टॉर्क ड्यू टू F2 की बात करें तो 20 इंटू 4 यानी कि 80, डायरेक्शन R क्रॉस F आउट ऑफ द प्लेन F3 0। क्यों? R वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, और वैसे भी साइन 0 0 होता है। टॉर्क ड्यू टू F4 दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा 50 cos 37 यानी कि 40, और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा 30। कौन सा वाला काम का नहीं है? 40 वाला, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उसके पैरेलल। टॉर्क ड्यू टू F4 30 इंटू डिस्टेंस हो गई है 6 यानी कि 180, डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इनटू द प्लेन। तो नेट टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो? वो मैं लिख सकता हूँ 20 इन प्लस 80 आउट प्लस 180 इन, यानी कि 200 इन माइनस 80 इन। समझा है मैंने क्या किया? अरे माइनस कर दिया ना बेटा यार, इसीलिए तो ये क्या आ गया 120 इन। इन का मतलब थंब को अंदर करो, ऑब्जेक्ट कैसे घूम रही होगी? क्लॉकवाइज। अरे समझ आया? नहीं, ध्यान से करो। ये क्लॉकवाइज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विदाउट नहीं है? चलो अगले का बताओ। कॉपी कर लिया सबने? करो फटाफट। क्या है F1 का? कितने लोगों का आ गया? फोर्स इस तरफ है, जो R वेक्टर बनेगा टेल होनी चाहिए यहाँ पे, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दिख रहा है कि नहीं? तो ये तो डायरेक्टली 0 आ गया। दूसरा F2 का चाहिए। F2 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है? ये है कि नहीं है? तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको? 5। तो 20 इंटू 5 यानी कि 100। डायरेक्शन की बात आएगी, देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हेड रखते हुए
टेल यहाँ रखते हुए ये बनेगा आर वेक्टर, समझ आ रहा है? तो आर वेक्टर नीचे, फोर्स आगे, किधर आया? आउट ऑफ द स्क्रीन। दिक्कत? चलो F3, दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक इस तरफ आ जाएगा 30, एक इस तरफ आ जाएगा 40। 40 का कितना हो जाएगा? देखो आर वेक्टर यही तो है 40 के अलावा, 30 का बाकी रहेगा, हो जाएगा 30 इंटू 5 यानी कि 150। डायरेक्शन आउट ऑफ द। F4, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है? ये दिख रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, तो 20 इंटू 10 यानी कि 200। डायरेक्शन की बात करें, आर वेक्टर ये है कि नहीं है? आर और फोर्स किधर है? आर ऊपर, किधर आया? आउट ऑफ द प्लेन। तो नेट टॉर्क क्या हो गया हमारे पास? 450 आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इसमें एक रॉड है, ग्राउंड है, वॉल है, नॉर्मल रिएक्शन दिए गए हैं, फ्रिक्शन दिए गए हैं, दिख रहा है कि नहीं? इन सबको फाइंड नहीं करना है, इन्हीं के टर्म्स में आंसर लिखना है। यानी F2 ही है, उसकी वैल्यू वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, समझ आ रहा है? सिर्फ इनके टर्म्स में ही नेट टॉर्क कितना आएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट, आपको लिख के लाना है। रॉड की लेंथ L है, जी मैंने लगा के दिखा दिया। कोई दिक्कत किसी को? चलो आज यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सर।